हाय फोक्स, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिसर्च मेथड। चारों यूनिट एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें जो रिसोर्स यूज़ किया है मैंने वो है चैप्टर 3 ऑफ नितिन सांगवान। बहुत क्रिस्प मैनर में पूरे चैप्टर में 18 पेजेस का चैप्टर है। 18 पेजेस में आपकी 4 यूनिट पूरा रिसर्च मेथड कवर हो रहा है। जल्दी से पहले चलते हैं सिलेबस पे, फिर हम देखते हैं अपनी नोट्स रिवाइज करना जरूरी है। एमसीक्यूज लगाते रहना 1000 सीरीज वाले। एक लोग का डाउट था कि कौन वाले, मतलब एमसीक्यूज जो 1000 एमसीक्यू सीरीज है अंतरा मैम की, उसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारी 1000 एमसीक्यू सीरीज है। मैं बता दूंगा आपको कौन वाली। अभी जो आई है वो रिसेंटली आई है, वो वाली नहीं, जो पुरानी आ चुकी है एक बार वो वाली लगा लेनी है। तो उस पर अभी मैं उसका लिंक विंक दे दूंगा इस पीडीएफ में नीचे। और रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको चारों यूनिट कवर करने के लिए सिर्फ ये 15 से 16 पेज पढ़ने हैं। वो भी पूरे नहीं पढ़ने, मैं आपको ब्रीफ इंटरव्यू दे दूंगा, मतलब ब्रीफ एक बार बता दूंगा और उसको एक बार बता दूंगा कि ये पैरा है जो ही पढ़ने हैं, और उसका बेसिक मतलब समझा दूंगा ताकि आगे समझने में आसानी हो। प्लस एक वीडियो है जो आपको देखना है, वो नीचे सबसे लास्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा इसी में, वो वीडियो आपको देखना है। अंतरा मैम का ही है वो वीडियो। बस उस एक वीडियो से आपका रिसर्च मेथडोलॉजी ठीक हो जाएगा, मतलब 90% 95% ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे बस इतने से ही। तो जल्दी से चलते हैं पहले सिलेबस पे। तो ये रहा सिलेबस हमारा सिलेबस हमसे बोल रहा है कि सोशल रिसर्च में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सोशल रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, कभी नहीं आएगी। नेचर और पर्पस ये हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो देखो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रिसर्च प्रपोजल, फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, फिर एक्चुअल रिसर्च, ऐसे ही बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को समझेंगे। फिर सब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, फिर वही मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, फिर सब्जेक्टिव आती है, समझेंगे हम। फिर रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, सोशल सर्वे क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, और सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होते हैं। दूसरा, व्हाट आर द टेक्निक जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। देखो ये सारी सोशल रिसर्च का पार्ट। पहले क्या बोला, पहले उसने बोला रिसर्च बता दो, स्टेप्स बता दो। फिर दूसरा, अच्छा अभी तुम्हें यूनिट 2 में अगर तुम्हें स्टेप्स पता चल गए, अब बताओ तुम डिजाइन किस हिसाब से बनाओगे, मतलब कौन सा मेथड यूज करोगे, सर्वे यूज करोगे, इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस यूज करोगे, फील्ड वर्क, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या एथनोग्राफी, कौन से मेथड से काम करना चाहोगे। फिर अभी तुम्हें डेटा कलेक्ट करना है, तो यूनिट 3 में डेटा कलेक्ट किस मेथड से करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, इंटरव्यू करोगे, क्वेश्चनर करोगे, शेड्यूल मतलब स्केड्यूल करोगे, या केस स्टडी करोगे, किस टाइप से, टाइप्स ऑफ डेटा, या कौन से टाइप ऑफ डेटा, मतलब प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, कौन सा डेटा कलेक्ट करोगे, किस डेटा पे रिलाई करोगे, अभी हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 में एज सच ध्यान नहीं देना है। 1000 एमसीक्यू सीरीज में जितने भी सवाल आ गए हैं बस उनको लगा लेने हैं। यूनिट 4 उसी से कवर हो जाएगी, पर फिर भी मीन मोड मीडियन ये एक बार हम देख लेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, ये जेआरएफ का मोरलेस जेआरएफ में आता है, इसमें कम आता है, एक सवाल आता है, पर यूनिट 4 में उतना फोकस नहीं करेंगे। वो एक सवाल आपका 1000 एमसीक्यू सीरीज में अपने आप कवर हो जाएगा। तो 1 2 3 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 भी इन 16 पेजेस के साथ, प्लस एक वीडियो। वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा वीडियो है, वो शायद 40-45 मिनट्स का वीडियो है, या शायद 50 मिनट्स का वीडियो है। बस उतने में ही काम हो जाएगा। 1.5x पे या 1.75x पे देख लेना, नीचे लिंक हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, पीडीएफ के नीचे भी मिल जाएगा बस। और रिसर्च मेथडोलॉजी आपका पूरा चारों यूनिट कवर। तो जल्दी से चलते हैं अपने नोट्स पे। ये 18 पेजेस की पीडीएफ है। अब ये 18 पेजेस की पीडीएफ को कहाँ मिलेगी, ये तो पहली बात चैप्टर 3 है नितिन सांगवान का। अगर आपके पास बुक है पढ़ लो, और अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, मैंने यहाँ येलो येलो से मार्क कर दिया है जो इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे उसी पे जाना है, पूरा 18 पेज पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ वही चीजें पढ़ के चले जाना। और वो वीडियो देख लेना अंतरा मैम वाला, जो अभी नीचे यहाँ पे एक लिंक है वो आपको मिल जाएगा इसी पीडीएफ के नीचे। ये वो लिंक है वो वीडियो का। ऐसे ही एक और दो वीडियो और हैं बस, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए नहीं, वो यूनिट 6 के लिए, सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, वो अलग के लिए हैं। तो बस इसको देखना है और हमारा काम हो जाएगा। पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी के लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। चलो, सबसे पहले रिसर्च मेथड।
तीन तरह के रिसर्च, मतलब तीन बेसिस हैं जिनके हिसाब से रिसर्च मेथड हम बनाते हैं। सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेथड या क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि तुम कंसर्न हो कि कितने लोगों को ये बेनिफिट करेगा या कितने लोगों पे हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम सर्वे करते हो तो सर्वे क्या 1000 लोगों पे हमने किया है सर्वे, और 1000 या 15000 या 10,000 लोगों पे निकल के ये सामने आया है, तो ये पूरे गांव की स्टडी। ये हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब लोग कम है, रिस्पोंडेंट कम है, लेकिन उनके अंदर का हिडन मीनिंग, हिडन सीक्रेट, वो सब, मतलब क्वालिटी ऑफ इट। रिसर्च 10 लोगों पे हुई, लेकिन 10 लोगों पे लेवल ऑफ क्वालिटी क्या थी, तो वो ऐसे डिफाइन किया था। अभी मैक्रो माइक्रो क्या है? मैक्रो मतलब पूरे इंडिया पे तुमने स्टडी करी, माइक्रो मतलब एक विलेज पे, इस विलेज का सारे एक्सपेक्ट्स। और मैक्रो या विलेज भी छोड़ो, विलेज से भी और छोटी यूनिट, तो वो हो गई माइक्रो लेवल की स्टडी, वो रेलिवेंट उस विलेज पे ही है। और मैक्रो मतलब यू आर ट्राइंग टू जनरलाइज द होल स्टेटमेंट, यू आर ट्राइंग टू जनरलाइज योर होल थ्योरी, तो वो हो गया मैक्रो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा बेस्ड रिसर्च मेथड। प्राइमरी मतलब प्राइमरी डेटाबेस क्या मतलब होता है कि तुमने खुद जाके, मतलब तुम्हारे और डेटा कलेक्शन के बीच में कोई एक बीच वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी ने डेटा कलेक्ट किया, तुमने उसकी बस किताब पढ़ ली और तुमने उस किताब को रेफरेंस ले लिया। नहीं, तुम एक्चुअल में गए, तुमने डेटा कलेक्ट किया ऑन फील्ड, तो वो हो गया प्राइमरी टाइप ऑफ डेटा। अभी कुछ एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के कुछ एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। हमने मतलब इसका अभी समझा है, इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। आपसे डिफिनेशन शायद पूछ ले, लेकिन आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछेगा। एक दो सवाल तो पक्का आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। तो क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव है स्टेटिस्टिक्स, कंपेरेटिव मेथड, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, सर्वे, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर, सैंपलिंग एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ये हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और ये सबसे पहले अभी कंपैरेटिव मेथड को जैसे देखो, समझ लो इमाइल डुर्खीम। तो इमाइल डुर्खीम वन ऑफ द फर्स्ट पायोनियर हैं जिन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है। कहाँ पे? जब वो सुसाइड पढ़ रहे थे, जो उन्हें लास्ट सुसाइड ये करके है, तो सुसाइड में उन्होंने क्या किया, वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड्स देखे थे। मतलब जब उनको पता चला कि हमें देखने हैं नंबर ऑफ सुसाइड केसेस, जब उन्होंने सुसाइड पे अपनी स्टडी करी, तो उन्होंने एक्चुअल में उन्हें रिलाई किया डेटा कलेक्शन इन पुलिस स्टेशन। तो वो गए, उन्होंने वहाँ के जो उन्होंने सर्वे कर रखा था पुलिस वालों ने, वहाँ की पुलिस ने, कि अच्छा यहाँ पे इतने सुसाइड हो रहे हैं, इतने सुसाइड केस रिपोर्ट हुए, ट्राइबल्स में कम हो रहे हैं, जो अर्बनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं जो वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी स्टडीज़ को बढ़ाया था। तो इसीलिए इमाइल डुर्खीम का नाम आता है। जब क्वांटिटेटिव कंपैरेटिव मेथड मल्टीवेरिएट एनालिसिस से भी समझ जाओगे। अब क्वांटिटेटिव मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने हैं, ये आप समझ लोगे। ये तो इजी टू चेक, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। अभी हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल। एकदम याद कर लेना, एकदम याद कर लेना, मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बस इसी को पढ़ के चले जाना। विश्वास मानो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 15 पेज हैं, लेकिन पढ़ना इसमें 15 पेज भी नहीं है, बहुत कम, प्लस वो एक वीडियो। उस वीडियो के नोट्स बना पाओ बना लेना, मत बना पाओ मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 MCQs का कोई तोड़ नहीं है, उसको करना पड़ेगा। वो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा, टेलीग्राम पे डाल भी दूंगा कि अच्छा ये वाला वो 1000 MCQ है, सारे वाले नहीं है। क्योंकि अभी कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट्स में कि बहुत सारे 1000 MCQ सीरीज है, कौन वाला करना है। अब क्वालिटेटिव मेथड के क्या एग्जांपल हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, केस स्टडीज, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड सम ऑफ द अदर मेथड। तो इतने याद रखेंगे। इसके कुछ बेनिफिट हैं, कुछ बेनिफिट नहीं है। अब टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्या क्या टेक्निक्स हैं? पहला, कितने टाइप ऑफ डेटा होते हैं? तो प्राइमरी डेटा तो हम सब समझ गया, प्राइमरी डेटा मतलब हमने खुद जाके कलेक्ट किया। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है, हम गए, हमने उससे ले लिया। सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल क्या हैं? गवर्नमेंट सर्वे, रिपोर्ट, सोशल स्टडीज और बहुत सारी चीजें। ये देखो, अगर तुम ये वाली लाइन देखो तो जो अभी हमने बोला है वही समझ। डुर्खीम एम्प्लॉयड सच डेटा फ्रॉम पुलिस स्टेशन फॉर हिज स्टडी ऑफ सुसाइड।
तो ये भी हम बात कर रहे थे, सेकेंडरी डेटा का यूज़ किया है डुर्खिम ने। अब व्हाट डू वी मीन बाय एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी? ये एक्चुअल में है क्या? ये टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन ही है। अगर तुम समझो, एथनोग्राफी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क ये लगभग सेम ही है। हाँ, इसमें एंड करके लिखा हुआ है, पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड स्टडी लगभग सेम है। जो अभी करेंटली जो हमारा ग्रुप अभी इस टाइम पे जो स्टडी कर रहा है चांदनी चौक पे, हमने एक्चुअल में एथनोग्राफी अपनाया, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डी स्कूल में एथनोग्राफी पे फोकस होता है। इस सेमेस्टर में हम करेंगे क्वालिटेटिव स्टडीज। थर्ड सेमेस्टर में जब आप में से कुछ लोग अब आ जाओगे डी स्कूल में या जेएनयू में या और भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम क्वांटिटेटिव कर रहे होंगे, फिर उस समय सर्वे और ये सब यूज़ कर रहे होंगे। अभी हम एथनोग्राफी यूज़ कर रहे हैं। फील्ड वर्क भी है हमारा। फील्ड वर्क के हिसाब से आपका वीडियो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि फील्ड वर्क करना ही था, और फील्ड वर्क में बहुत हेक्टिक हो जाता है। आपको बात करनी पड़ती है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, बहुत लोग भगाते हैं, बहुत लोग गाली भी देते हैं, बहुत लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है, जाओ जाओ जाओ, बहुत लोग बात भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो अभी समझते हैं एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क। ये तीनों हैं क्या है? टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन ये नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफी का मतलब है यू आर नॉट ओनली सीइंग या ऑब्जर्विंग इट, यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ इट। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है यू आर बीइंग देयर, तुम वहां गए, तुमने लोगों को देखा, अच्छा वो ये काम कर रहे हैं, तुमने ऑब्जर्व करके लिख दिया, हो गया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब तुम वहां गए, तुम वहां बैठे, तुमने देखा, अच्छा इतने लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। You are not really concerned about what are the meaning attached to them when they are doing certain kind of activities. You actually want to understand the meaning which is hidden behind that action. समझ लो, अगर चांदनी चौक में कोई मिर्च की बोरी उठा के इधर से उधर ले जा रहा है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या देखेगा कि अच्छा ये एक आदमी है, इसने एक बोरी उठाई और वो लेके चला गया। पर अगर तुम एथनोग्राफी टाइप में डेटा कलेक्शन करोगे तो तुम सोचोगे अच्छा ठीक है, ये कहाँ से आया है, कौन सी मतलब सो कॉल्ड हायरार्की में, कास्ट हायरार्की में कहाँ है, क्या सब लोग, माइग्रेशन पैटर्न क्या है, क्या सारे लेबरर्स या जितने भी लोग हैं क्या इनको इक्वल पे मिल रहा है, या एक बोरी का कितना मिल रहा है, या किस हिसाब से है, क्या किसी शॉप ने एम्प्लॉय किया हुआ है, या 10-12 शॉप ने मिल के 15-20 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। तुम इस चीज में जाओगे, तुम और क्वेश्चन पूछोगे, यू वांट टू नो मोर अबाउट देम, तो वो एथनोग्राफी हो जाती है। मतलब समझ गए? अब ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन कई टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी होता है। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब तुमने कैमरा वैमरा लगा दिया, तुमने उससे देख लिया। कंट्रोल और अनकंट्रोल, तुम कभी कभी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन करते हो, तुमने वो सुना होगा, हमने 10 लोगों को एक कमरे में बुलाया, फिर हमने उनसे ये बोला कि आप आपके सामने एक कैंडी रखी है, आप तब तक नहीं खाएंगे, तो ये हो गया कंट्रोल। नॉन कंट्रोल्ड, सब अपना काम कर रहे हैं, तुम गए हो, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, तुम्हें उनके काम में हिंडरेंस नहीं डालना है, क्योंकि अगर हिंडर डालोगे तो फिर दे विल वर्क अकॉर्डिंग, तो वो देखेंगे ना कि अच्छा तुम आए हो तो दे विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो ये बहुत अजी देखो, जैसे यहाँ पे देखो और करके यूज हुआ है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क, ये काउंटर चेंजेबली यूज किए जाते हैं। ठीक, अब जब भी एथनोग्राफी का नाम आएगा या पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन का नाम आएगा या फील्ड वर्क का नाम आएगा, मेलिनोस्की का काम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क which has been in the domain of sociology, which is present in the domain of sociology. वो जिस लेवल ट्रोबिन आइलैंडर्स का काम है उनका, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक है शायद, अगर मैं ठीक हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो यही नाम है। फिर रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड एक्चुअल में उन्हीं के, मतलब उन्हीं से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी मेलिनोस्की सबसे ऊपर। रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड एक्चुअली में दे वर एक्चुअली द स्टूडेंट्स, आई थिंक दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ मेलिनोस्की। फिर इन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंडर्स पे रेडक्लिफ ब्राउन ने काम किया, न्यूअर्स पे काम किया है इवांस प्रिचार्ड ने। और इवांस प्रिचार्ड और रेडक्लिफ ब्राउन से कौन इन्फ्लुएंस था? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू लेके आए, फिर उन्होंने फील्ड व्यू किया, तभी हम आज इंडियन सोशियोलॉजी में या सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में हम फील्ड व्यू, बुक व्यू की बात करते हैं। जी.एस. गुरे, एक्चुअल में एम.एन. श्रीनिवास जी.एस. गुरे के अंदर ही थे, लेकिन उसके पहले वो
इवांस प्रिचार्ड और रेटल ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड से बहुत इन्फ्लुएंस थे, वो उनके स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं। एम.एन. श्रीनिवास, उनके अंदर शायद उन्होंने कोई काम किया था। हाँ, उनकी फ़ोटो है एक जिसमें एम.एन. श्रीनिवास भी हैं, इवांस प्रिचार्ड भी हैं। तो वो जो एम.एन. श्रीनिवास है वो इस पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन फील्ड वर्क से बहुत इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उन्होंने फिर इंडिया में आके जब वो रिमेंबर्ड विलेज उन्होंने किताब लिखी तो वो फील्ड वर्क पे ज़्यादा थी, वो फील्ड वर्क उसमें बहुत ज़्यादा था। सो ही वॉज द एक्चुअली वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ field view. He never rejected book view, but he said wherever we need field view we have to do that. We cannot totally rely on books और book view. एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ये आप कवर कर लेंगे। ये अभी आप समझ जाएंगे, जब उस एमसीक्यू में आप आएगा तो आप कॉमन सेंस से भी इसको लगा सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने बता दी आपको, इससे ज़्यादा डीप में वो पूछेगा भी नहीं, आपको जानना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आप खुद जान लोगे जब आप मास्टर्स करना शुरू करोगे। फोकस ग्रुप टेक्निक्स ठीक है, कभी नहीं आएगा। केस स्टडीज आएगा। केस स्टडीज में एक काम आपको करना है, आपको ये ढूंढना है कि हु आर द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ केस स्टडीज। जैसे हमें पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन फील्ड व्यू का पता चला है, वैसे ही आपको केस स्टडीज का। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? केस स्टडी का बेसिक मतलब है एक इवेंट हुआ है आपके, उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, सब पे फोकस नहीं करना है, एक इवेंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है, वो होता है केस स्टडी। अगर तुम यहां समझो, इट इज अ कंप्लीट एंड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ सोशल फेनोमेना इन विच एवरी डिटेल ऑफ एन इवेंट इज स्टडीड इन डेप्थ। मतलब एक ही इवेंट की सारी स्टडीज, एक ही इवेंट की सब चीजें, हर एक्सपेक्ट को हम कवर करेंगे, तो वो होता है केस स्टडी। एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है बस, और कौन से ये लाइन और इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट लाइक रियॉट्स, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेथड एज दे रिक्वायर्ड एन इन डेप्थ स्टडी, दैट्स इट। कंटेंट एनालिसिस इंटरप्रेटिव अप्रोच है, जो कंटेंट मिला है आप उसको कैसे एनालाइज करते हो। इंटरव्यू मेथड, ये तो सबसे ज़्यादा सबको पता है। इंटरव्यू क्या करते हैं, या तो स्ट्रक्चर्ड होंगे या अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, फेस टू फेस हो सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या ग्रुप में सबका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देना। क्वेश्चनएयर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनएयर मतलब तुमने कुछ प्री सेट ऑफ क्वेश्चंस रख लिए, मतलब तुमने रिस्पोंडेंट को देखा नहीं है, तुमने पहले अपने सवाल बनाए कि मैं उनसे ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, फिर आप उनके पास गए, आपने उनसे ये सवाल पूछे और आप चले आए। ये हो गया क्वेश्चनएयर मेथड। क्वेश्चनएयर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपने उनको टिक बॉक्स करने के लिए दे दिया कि आपने 4 ऑप्शन दिए, उन्हीं 4 में से कोई एक चूज करो। दूसरा, आपने सवाल पूछा है और लेट देम आंसर, तो जो उनको आंसर देना है वो हो गए ओपन एंडेड, और जो आपने पहले से 4 आंसर सोच के रखे हैं उस क्वेश्चन के जो आप पूछने वाले हो, और उन चारों में ही आप उनको सेलेक्ट करना है, तो वो हो गए क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर। सर्वे मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सर्वे मेथड कौन सा मेथड है? ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है। सर्वे इज वाइडली यूज्ड बाय एवरीवेयर, क्योंकि सर्वे में क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और क्वालिटी थोड़ी बहुत आ जाती है, मतलब उतनी नहीं आती जितनी पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन और एथनोग्राफी में आएगी, बट हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ जाती है, और बहुत वाइड वेराइटी, बहुत वाइड सोसाइटी को ये कवर भी करता है। अरे ये तो सबसे पहली लाइन अगर हम पढ़े तो इसमें लिखा है, सर्वे इज probably the best known and a most widely used sociological method and is best suited for quantitative, quantitative और positivist research, जैसे अभी हमने बात करी। ये आप पूरा कवर कर सकते हैं, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल को स्किप भी कर सकते हो, एक बार एक लाइन देख लेना, बहुत ज़्यादा है भी नहीं। बायोग्राफिकल रिसर्च छोड़ देना, नहीं आएगा। हिस्टोरिकल एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च ठीक है, छोड़ देना, नाम सुन लेना बस। वेरिएबल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे हम क्या होते हैं वेरिएबल्स। अगर हम ये देखें, सी स्क्वायर टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस, ये कुछ चीज़ें हैं जो वेरिएबल, जो चीज़ वेरी कर रही है उसको मेजर करने में काम आते हैं। तो जो सी स्क्वायर मेथड है इसको याद रखेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस है इसको याद रखेंगे बस। मतलब कोई दो चीज़ें हैं, कोई दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको निकालने के लिए कुछ मेथड का यूज है, रिग्रेशन एनालिसिस एंड सी स्क्वायर मेथड। सी स्क्वायर मेथड बहुत बार आ चुका है, 1000 MCQ सीरीज में भी कवर किया गया है मैम के द्वारा, मैम ने भी इसको कवर किया है, और एक बार मेथड आ भी चुका है। तो बस ये लास्ट वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग करनी है तो वो पहला पैराग्राफ आप समझ के कर सकते हैं, और एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हैं बस।
सीधे सीधे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे सी स्क्वायर मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस ही पूछा जाएगा। और अभी जो आ रहा है वो है सैंपलिंग। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सैंपलिंग का 2 सवाल तो कम से कम आना ही है, 75 क्वेश्चंस में 2 सवाल तो आने ही आने हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सैंपलिंग होती कितने टाइप की है। सैंपलिंग होती है 2 टाइप की, एक जो आपके सामने लिखी है प्रोबेबल सैंपलिंग, दूसरी है नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, उसको भी अभी हम समझेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोबेबल सैंपलिंग का मतलब है जैसे मान लो आपने एक बास्केट ली, उसमें आपने कुछ एग्स डाले। अब अगर आप उसको प्रोबेबल सैंपलिंग बोलोगे तो इसका मतलब सारे एग, अगर आपको कोई एक एग उठाना है तो सारे एग को उठाने की जो चांसेस है वो सेम है। मतलब समझे, प्रोबेबल सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें हर एक एलिमेंट जो सैंपल में रखा हुआ है उसके पिक होने के या उसके चूज होने के चांसेस इक्वल हैं। जैसे मान लो एक सिक्का है, तो सिक्का मतलब कॉइन, तो कॉइन में हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल हैं 50-50%। तो ये क्या हो गया, हेड आना या टेल आना, ये हो गया प्रोबेबल सैंपलिंग, मतलब दोनों एलिमेंट के आने के चांसेस इक्वल हैं। नॉन प्रोबेबल मतलब सारे एलिमेंट के आने के चांसेस इक्वल नहीं हैं। हमने अपने मेथड को और एक्सक्लूसिव या और अच्छा बनाने के लिए कुछ को ज्यादा प्रेफरेंस दी, कुछ को कम प्रेफरेंस दी, समझे, कुछ को कोटा दे दिया। मतलब जैसे अगर मान लो हमें कोई वुमेन सेंट्रिक किसी चीज पे स्टडीज करनी है, तो हम चाहेंगे जो हमारे रिस्पोंडेंट हो वो वुमेन ज्यादा हो मेन कम हो, या अगर रेशियो हो तो 70-30 का रेशियो हो, 70% महिलाओं से हम पूछेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वी आर डूइंग वुमेन सेंट्रिक रिसर्च। तो अगर हम 80% या 50-50% मेल फीमेल लेंगे तो शायद उस लेवल की क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो वो क्या हो गया, वो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग होगी कि वी आर एक्चुअली डिफाइनिंग अ क्राइटेरिया दैट वी विल टेक इंटरव्यूज ऑफ 70% वुमेन एंड 20% मैन। और अगर हम किसी क्वीर कम्युनिटी पे, अगर हम कोई क्वीर कम्युनिटी, जो कि हम में से एक ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, ऐसे ही 8-9 ग्रुप बने हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो वन ऑफ द ग्रुप वी आर एक्चुअली डूइंग इन चांदनी चौक, बट देयर इज अनदर ग्रुप विच इज एक्चुअली डूइंग सम स्टडीज इन क्वीर कम्युनिटी। सो वो जब कोई सैंपलिंग लेंगे अपनी, तो वो क्या, वो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग लेंगे। क्यों? दे एक्चुअली वांट मोर इंटरेक्शन विद द क्वीर्स। तो 90% टाइम हो सकता है वो 90% ऑफ टाइम क्वीर को इंटरव्यू लेंगे, 10% ऑफ द टाइम वो उनका आउटसाइडर व्यू भी तो लेना जरूरी है, तो वो शायद उनका लेंगे जो नॉन क्वीर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया प्रोबेबल सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग में डिफरेंस। अब प्रोबेबल सैंपलिंग के क्या टाइप्स हैं। पहला है सिंपल रैंडम। जैसे अगर आपको ये फिगर दिख रहा हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी फोटो से कट रहा है कोई बात नहीं, पीडीएफ में फोटो नहीं रहेगी, उसमें सब ठीक रहेगा, उसमें देख लेना। प्रोबेबल सैंपलिंग पहला है सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम मतलब सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, उसमें से सबके चूज होने के चांसेस 50-50%। क्लस्टर, हमने सैंपल के अंदर कुछ क्लस्टर बना लिए, जैसे अगर ए बी एक साथ, सी डी एक साथ, जे के एक साथ, जी एच एक साथ, तो वो एक साथ आ गए। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मतलब हमने स्ट्रेटा बना दिए, लाइन खींचने की, ऊपर वाली लाइन से तो एक लेना है, बीच वाली लाइन से एक लेना है, तीसरी वाली लाइन से एक लेना है। जैसे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मान लो तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, और मान लो 3 क्लासेस है, क्लास नहीं अभी छोड़ो, अभी मान लो ग्रेजुएशन में तो अभी जस्ट हुआ होगा, तो मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से बच्चे पिक होंगे। अब मान लो बैडमिंटन मैच है, तो जो 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 फाइनल्स में जाने वाले हैं उनमें एक क्राइटेरिया सेट हो गया है कि फर्स्ट ईयर से एक, सेकेंड ईयर से एक, थर्ड ईयर से एक। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोबेबल सैंपलिंग हो गई कि हम फर्स्ट ईयर से एक लेंगे, सेकेंड ईयर से एक लेंगे, थर्ड ईयर से एक लेंगे। ठीक, ये हम समझ गए। अब हम समझते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लॉटरी सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड अभी हम समझे क्या होती है। क्लस्टर भी हम समझे, क्लस्टर बना दिए। इनके खुद के एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो नहीं समझेंगे, हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। दोनों में डिफरेंस मतलब क्या, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे ये बहुत पूछा जाता है कि
ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस कॉस्ट, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में रिड्यूस होगी? क्लस्टर सैम्पलिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आपको पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। आया है सवाल, रिड्यूस कॉस्ट का आया है सवाल। नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग क्या होती है? सबसे पहला एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। कुछ लोग थे, आपने गए उनका इंटरव्यू ले लिया, काम खत्म। एक्सीडेंटल। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब है कि आपने वही कोटा या कुछ आपने अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी चीज को चुना। जैसे सबसे पहले पर्पसिव के अंदर ही है कोटा सैम्पलिंग, मतलब ये 40-60 रेशियो आपने बना दिया। ये देखो, अगर यहाँ पे हो इन टर्म्स ऑफ 40-60 रेशियो, मतलब 40% हम इनका इंटरव्यू लेंगे, 60% हम बाकी अदर का। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये क्या होता है? ये स्नोबॉल सैम्पलिंग का समझ लो, जैसे स्नोबॉल क्या होती है, अगर आपने छोटी सी स्नोबॉल ली और आपने उसको पहाड़ से नीचे ढनका दिया, तो वो अपने साथ खूब सारी आइस लेके रोल होके बड़ी बड़ी होते होते चली जाएगी। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब है, जैसे स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब समझ लो आप, अगर रियल लाइफ में मैं समझाऊं तो इसका मतलब है, जैसे मान लो आप किसी एक, मान लो आपको किसी एक, मान लो ज्वेलरी शॉप की, आपको कोई ज्वेलरी शॉप से के रिगार्डिंग, या फिर आपको मान लो किसी क्लब एंड बार के रिगार्डिंग, या फिर आपको किसी क्लब्स या पार्टी नाइट लाइफ इस पे के बारे में अगर कोई रिसर्च करनी है, तो आप पहले एक क्लब में जाओगे, उस क्लब में आप एक आदमी से बात करोगे। मान लो ऐसे आपने अगर ऐसे स्टार्ट किया, तो एक आदमी से बात किया, उसने बोला आप कब आते हो, कितने टाइम पे आते हो, ये वो कैसा है क्लब, ये कैसा, अच्छा आप और कौन से क्लब जाते हो, अच्छा वो क्लब इससे ज़्यादा अच्छा है। अब आपने इससे पूछा कि वो क्लब ज़्यादा अच्छा है, तो आप उस क्लब में गए, फिर वहाँ पे कोई आपको मिला, फिर वो आप बोलोगे कि अच्छा ये, फिर वो बोलेगा कि नहीं कोई और क्लब है, वो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें यहाँ नहीं हैं, तो फिर आप उधर जाओगे। तो देखो एक चेन बन रही है, पहले आप यहाँ गए, फिर इस रिस्पॉन्डेंट ने ही अपने नए रिस्पॉन्डेंट से इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये फिर आपने उसका उनका लिया, फिर आपने उनका इंटरव्यू लिया, फिर आपने, तो इस फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग को बोलेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब कुछ एरर्स होती हैं सैम्पलिंग में, ये आप पढ़ सकते हो आराम से। अब इसके बाद आते हैं हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब है ऐसा एक स्टेटमेंट जो आपको लग रहा है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई फैक्ट वैक्ट नहीं है इसके पीछे। हाइपोथेसिस का मतलब है दिस इज व्हाट यू प्रपोज, अभी अभी आपको पता नहीं है कि ये सही है या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है, आपके पास एक हाइपोथेसिस है, अब आप इसको टेस्ट करोगे कि ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, किस वजह से, कैसे करोगे, डेटा कलेक्ट करके करोगे, फिर अपनी रिसर्च बढ़ाओगे आगे। तो जो हाइपोथेसिस होती है वो एक स्टेटमेंट होती है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। अगर आप पहली लाइन पढ़ो, टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है, बदल सकती है आगे। A tentative statement which formulates a precise and defined relation between two or more variables। ठीक, टू और मोर वेरिएबल के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। डिफाइन करती हुई एक स्टेटमेंट को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं? कुछ इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी होती हैं, कुछ डिडक्टिव हाइपोथेसिस भी होती हैं, कुछ रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। आ भी चुका है, आता भी है, ये आ भी सकता है। अब समझते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाइपोथेसिस में आपको दो चीजें अपने खुद से करनी है। दो टाइप्स ऑफ एरर होती हैं इन हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये खुद से समझना पड़ेगा। आप एक बार सर्च करो टाइप, व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड व्हाट इज टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस, आप सब समझ जाओगे, पर कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझना है तो यहां पे आप देख सकते हो कि दो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होती हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब एक गलत होती है दूसरी एक्चुअल में सही होती है, तो उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं, टाइप 2 भी एरर ऐसी होती है। तो आपको ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर आपको समझना है खुद से। ये एक तरह का होमवर्क है, टाइप होमवर्क नहीं, ये एक तरह का, क्या बोले, ये एक तरह का आपका काम है, आप थोड़ा इंटरेक्ट करो इस चीज से, टाइप 1 टाइप 2 एरर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, मैं पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन आए हैं पहले, पिछले भी और आगे भी आते रहेंगे। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों में देखो फर्क क्या है, और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होता क्या है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो, आप मान लो कोई रिसर्च करना शुरू किया आपने, अब हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब रिजल्ट सही नहीं आ रहा है,
लेकिन हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब नहीं समझे? देखो, मैं कोई चीज कर रहा हूं और मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन हर बार सेम तरह ही से गलत कर रहा हूं। जैसे मान लो अगर आप में से कोई बैडमिंटन खेलता है, तो ऐसा है कि मैं मान लो सामने वाले के कोर्ट में अपनी शटल मार रहा हूं और मैं हर बार शटल बाहर मार रहा हूं, कोर्ट में नहीं मार रहा हूं, उसके मुझे जो सामने वाले का जो कोर्ट है उसमें नहीं मार रहा हूं, मैं हर बार उसके शटल बाहर मार रहा हूं, कोर्ट के बाहर, लेकिन हर बार एग्जैक्ट सेम जगह मार रहा हूं लेकिन बाहर मार रहा हूं। चलो अभी शूटिंग गेम से एक समझते हैं। जैसे मान लो अगर कोई मैं अगर शूट करेंगे तो शूट में हमें, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि हम एकदम मिडिल ऑफ द प्लेट हमको शूट करना है। लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं मिडिल ऑफ द प्लेट शूट नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम एज पे शूट कर रहा हूं, लेकिन हर बार एज पे ही शूट कर रहा हूं। तो ये हो गया रिलायबिलिटी। मेरा एम, मेरा जो सोल्यूशन है वो ठीक नहीं है, मेरा जो एम है मैं उसको अचीव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो चीज कर रहा हूं फिर एग्जैक्ट वही हो रही है। मतलब मैं सेंटर ऑफ द प्लेट हर बार शूट नहीं कर पा रहा हूं, मैं शूट साइड में ही कर रहा हूं, लेकिन हर बार साइड में ही कर रहा हूं। तो ये डेटा रिलायबल है। अब वैलिडिटी का क्या मतलब है? वैलिडिटी का मतलब है कि जो डेटा है वो सही है, मतलब वो एग्जैक्ट है। और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का दोनों का साथ में क्या मतलब है? मेरा हर बार डेटा सही जा रहा है और हर बार सेम सही स्पॉट पे जा रहा है। अब इस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को अगर हम एक ग्राफ से समझे तो सबसे अच्छा ग्राफ ये है, इससे अच्छा कोई ग्राफ है नहीं। देखो सबसे पहले, जब से पहले में आपको दे रखा है रिलायबल बट नॉट वैलिड। मतलब देखो अगर ये शूटिंग हो रही है, देखो सब हर बार लगभग एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे हो रही है, पर मिडिल में नहीं हो रही है, तो ये वैलिड नहीं है पर रिलायबल है। दूसरा, मैंने गोली चला रहा हूं, कोई शूट कर रहा है और हर बार इधर उधर इधर उधर इधर उधर मारे दे रहा है गोली, तो मतलब अब ये तो रिलायबल भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है। अभी तीसरा देखो, रिलायबल भी है, वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि हर बार शूटिंग सेम जगह हो रही है और सेम स्पॉट पे भी हो रही है। अब सेम चीज डेटा कलेक्शन में भी होती है, या सेम चीज रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च में भी इसी हिसाब से देखते हैं। अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या कोई चीज वैलिड हो सकती है विदाउट बीइंग रिलायबल? तो नहीं। क्या कोई चीज रिलायबल हो सकती है विदाउट बीइंग वैलिडिटी? हाँ। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि एक रिसर्च, एक सोशल डिजाइन, या फिर एक कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो रिलायबल हो सकती है विदाउट बीइंग वैलिड, पर वो वैलिड नहीं हो सकती विदाउट बीइंग रिलायबल। समझे? एक बार दो बार स्किप करके या एक बार दो बार पीछे करके एक बार समझ लेना तो आ जाएगा ठीक से। बहुत ऐसे हाई फाई चीजें नहीं बोल रहा हूं मैं, एकदम ही स्मॉल स्मॉल चीजें ही बोल रहा हूं। अब इसके बाद अगर आप इतना समझ गए हो और आपने अगर इस पीडीएफ से जो जो सिलेक्टेड पोर्शन है अगर आपने वो कर लिया है, तो आप बस शांति से ये वाला वीडियो देख लीजिए। यंत्रा मैम का ये वाला वीडियो है, आपको लिंक कॉपी करनी है, यूट्यूब में पोस्ट कर देना है, यूट्यूब में पेस्ट कर देना है, सीधे जाना है, जो भी एक वीडियो आएगी बस वही है। वो एक 60 मिनट 50 मिनट की वीडियो है, 1.5x पे लगा के देख लेना एक बार। पूरा सोशियोलॉजिकल रिसर्च, पूरा चैप्टर कंप्लीट, चारों यूनिट धूमधाम से पूरा कंप्लीट, मीन मोड मीडियन भी उसी में कंप्लीट हो जाएगा, और 1000 MCQ तो सीरीज तो आप लगा ही रहे हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फोक्स।